Okay, okay. A very good afternoon to all of you. I hope you are fine. Okay. So I think we have to start this session right now. Sure, sir. We'll start the session. Okay, 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 okay. अच्छा, मैक्सिमम लोग आई होप कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 या आप में से कुछ लोग 2025 का भी प्रिपेयर कर रहे हैं. हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 यूपीएससी? आई थिंक मैक्सिमम. ओके. देखो सबसे मतलब इन स्टार्टिंग व्हेन वी थिंक अबाउट यूपीएससी तो देयर इज वन थिंग जनरली कम्स इन अवर माइंड की पावर. एक जो हमको यूपीएससी के लिए लेके आता है, मतलब जस्ट लाइक जो हमारे दिमाग में एक मोटिवेशन आता है, सबसे पहले आता है पावर का. यानी कि जो हमको एक रेड लाइट वाला वीकन वाली जो गाड़ी मिलती है, और उसके अलावा जो एक सोसाइटी में एक जो रेस्पेक्ट होती है वो जो मिलती है, उसकी वजह से हम मतलब बेसिकली हम सब लोग यूपीएससी माना जाते हैं. बट उसके अलावा भी हमारे पास और भी मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि हमको यूपीएससी की तरफ लेके आते हैं. ठीक. बट स्टार्टिंग में अगर देखा जाए, इफ वी आर इन द एज ऑफ जस्ट लाइक कि 20 इयर्स और 21 इयर्स के एज में होते हैं या 22 इयर्स के एज में, तो मैक्सिमम हमारा यही रहता है कि हमको एक पावर चाहिए, एक प्रेस्टीज चाहिए, एक अच्छे से स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, और हम कहीं भी अगर जाएं तो हमको दो चार लोग सल्यूट करें. दैट्स इट. और सबसे ज्यादा जो चीज है वो आपको यूपीएससी, मतलब अगर देखा जाए तो यूपीएससी में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये चीज आपको मिलती है यूपीएससी में भी, खासकर सीएससी में. यूपीएससी जो है वो सिर्फ एक एग्जाम ही कंडक्ट नहीं कराता, उसके अलावा भी उसके अदर एग्जाम्स है, जैसे सीडीएस हो गया या आईईएस हो गया, या इसके अलावा जितने भी अदर एग्जाम्स वो कंडक्ट कराते हैं. लेकिन जो सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी है वो है सिविल सर्विसेज एग्जाम की, यूपीएससी में खासकर. हम सोच तो लेते हैं कि हम दैट वी वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर या आईएफएस ऑफिसर. देयर आर 24 पोस्ट इन यूपीएससी. लेकिन क्या सही में मतलब इतना ही इजी है यूपीएससी को क्रैक करना? क्या डिफिकल्ट है? अगर डिफिकल्ट है तो कितना डिफिकल्ट है? मतलब एक तरीके से जो अगर आप देखते हैं जो कि हब माना जाता है यूपीएससी का, वो ओल्ड राजेंद्र नगर और एक मुखर्जी नगर. ओल्ड राजेंद्र नगर इज फेमस फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एंड मुखर्जी नगर इज फेमस फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट. बट एज सच अभी तो धीरे धीरे सारी चीजें डाइल्यूट हो गई हैं कि हाँ, उधर साइड भी इंग्लिश मीडियम का है, इधर साइड भी हिंदी मीडियम का है. बट हाँ, मैक्सिमम जो है वो एक हब जो है वो इंग्लिश मीडियम का ओल्ड राजेंद्र नगर, और मुखर्जी नगर इज फॉर हिंदी मीडियम. अब इसमें एक चीज है कि क्या हम सिर्फ इन्हीं जगहों पर प्रिपरेशन जाके करें तो तभी हम एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं या आईपीएस बन सकते हैं, या इनके अलावा भी हम अगर इन जगह पर ना जाएं तो तब भी हम कैसे बन सकते हैं? या इफ अगर हम एक ग्रेजुएशन वाले फेज में हैं तो उस टाइम पे हमको ऐसी क्या चीज करना चाहिए, जस्ट लाइक जैसे अभी आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हों, तो ग्रेजुएशन के साथ हम ऐसी क्या चीजें लेके चले जो कि लास्ट में हमको यूपीएससी क्लियर करने में एक बेनिफिट करे. जस्ट लाइक जैसे मैं अपना खुद का बताता हूँ, तो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था. उसके बाद मैंने 4 अटेम्प्ट्स दिए और अदर स्टेट पीसीएस सर्विसेज भी दिए, और मैं अदर उसके अलावा भी अदर सेंट्रल सर्विसेज के एग्जाम भी दिए, और काफी मैं मेंस क्वालिफाइड का इंटरव्यू में भी मैं पूछा. तो उसी के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ चीजें शेयर करता हूँ. देखो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 देन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा. देखो, ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल हैं, हर एक चीज अवेलेबल है. देखो, ऑनलाइन का अगर फायदा भी है तो उसका कुछ नुकसान भी है. अब वो नुकसान क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ. आपके पास बहुत ज्यादा वास्ट, मतलब एक तरीके से अगर आप देखें तो एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है. कि अगर आप पॉलिटी उठाते हैं तो पॉलिटी के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, अदर अदर इंस्टीट्यूट के आपको मटेरियल अवेलेबल मिल जाएंगे. हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री के लिए रेफरेंस बुक, 3-4 रेफरेंस बुक हैं. उसके अलावा हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का अलग अलग रिसोर्स है, हर एक सब्जेक्ट के लिए. मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक फ्लड टाइप मटेरियल आपको मार्केट में देखने को मिलेगा. अब इतना मटेरियल तो हमें पढ़ना भी नहीं है,
अगर हर कोई इतना सारा मटेरियल पढ़ने लगे तो फिर तो उसके 2 साल सिर्फ पढ़ने में ही निकल जाएंगे, तो रिवीजन कब करेगा? देखो, अगर आपको अभी से, जो भी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इफ अगर आप 2026 का एक मतलब, कुछ लोग होते हैं जो कि अपना फर्स्ट अटेम्प्ट सिर्फ इस वजह से देते हैं कि चलो एक बार दे के देख लेते हैं क्या होगा। इफ अगर प्रीलिम्स हमारा क्वालिफाइड हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आई वांट टू सजेस्ट वन थिंग, यूपीएससी सीएससी को कभी सिर्फ देखने के लिए मत देना। इफ यू वांट टू चेक योरसेल्फ कि आप एक किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को निकाल के लगा सकते हैं, बट चेक करने के लिए इसको नहीं देना। चलिए अब हम आते हैं कि इफ अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या करना है। सबसे पहली बात, आपको कोई भी रेफरेंस बुक स्टार्टिंग में नहीं उठानी है। जस्ट लाइक जैसे सबको पता होता है यूपीएससी का, आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लेते हैं, यूपीएससी की आपने बुक लिस्ट डाउनलोड कर ली, देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स जो कि आपको सजेस्ट कर देते हैं कि पॉलिटी के लिए हमको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, हिस्ट्री के लिए हमको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा पढ़ना है, मिडिएवल के लिए हमको सतीश चंद्रा पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह, संजीव वर्मा, देयर आर मेनी बुक्स। अब वो सारी लिस्ट आपने अपने पास रख ली, आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपने फर्स्ट ईयर से ही चालू कर दिया ये सारा पढ़ना, या आप सेकंड ईयर में हैं, आपने ये सारी चीजें पढ़ना चालू कर दिया कि चलो अरे ये तो हमने रेफरेंस बुक खत्म कर दी है। बट ऐसा नहीं होता है यार। एक एक चीज सोच के देखो ना कि जो एक स्टूडेंट ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहा है या मुखर्जी नगर में रह रहा है और जिसने एटलीस्ट 4 to 5 अटेम्प्ट या उससे ज्यादा दे दिए, क्या उसको वो सारी चीजें नहीं पता होंगी? क्या उसको नहीं पता होगा कि पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट, आई थिंक उसको ये तक पता होगा कि किस पेज नंबर पर फंडामेंटल राइट के बारे में दिया गया है, किस पेज नंबर पे डीपीएसपी के बारे में मेंशन है, किस पेज नंबर के ऊपर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में रिटर्न है। लेकिन तब भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है, या तो वो प्रीलिम्स में रुक जाता है, या तो वो मेंस में रुक जाता है, या इंटरव्यू में रुक जाता है। तो यानी कि देयर इज समथिंग कि जो कि सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ने से भी नहीं आ रही है। तो वो चीज क्या है जो कि हम स्टार्टिंग में लैक कर देते हैं? यू हैव टू रीड एनसीईआरटी फर्स्ट। हम एनसीईआरटी को साइड लाइन कर देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंस है वो हमको प्रीलिम्स देते समय पता चलती है कि एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल है, प्रीलिम्स के अंदर भी, मेंस के अंदर भी। अब आप बोलेंगे कि सर ये एनसीईआरटी तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन करना कैसे है उसको? कुछ लोग बोलते हैं कि 6th क्लास से पढ़ना है, कुछ बोलते हैं कि 10th क्लास से, 11th क्लास से। देखिए, इसमें भी 2-3 चीजें वेरी करती हैं, क्योंकि अगर मैं खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती अपने आप को कर चुका था। तो उसी के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ ताकि वो आपका अटेम्प्ट वेस्ट ना हो। ठीक, अब वो कैसे? देखो, कई बार आपने लक्ष्मीकांत उठा लिया, ठीक, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया आपने। मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, अच्छा चलिए आप लोग आंसर दीजिए मैसेज में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? कौन कौन सी डेमोक्रेसी होती है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एग्जैक्टली। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। ये चीज आपको लक्ष्मीकांत में नहीं देखने को मिलेगी। ये चीज कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन, ये लक्ष्मीकांत में नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट के जज की जो सैलरी होती है वो किस फंड, अभी तो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। हाई कोर्ट के जज की जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज होती है। आप पूरा हाई कोर्ट का चैप्टर पढ़ लेना, लेकिन आपको लक्ष्मीकांत के अंदर ये मेंशन नहीं मिलेगा कि हाई कोर्ट के जज की सैलरी, या हाई कोर्ट जिस टाइम पे रिटायरमेंट होता है उनकी पेंशन कहाँ से दी जाती है। तो यानी कि हर एक चीज रेफरेंस बुक में भी नहीं लिखी है। तो एनसीईआरटी आपका एक बेस बनाती है, जो कि देखो, अगर आप कोई एक बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर आपका कोई एक बेस ही मजबूत नहीं है, आप उसके ऊपर कितने भी फ्लोर बना दीजिए, डजेंट मैटर, लेकिन जिस टाइम पे कोई एक अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक जस्ट लाइक प्रीलिम्स आएगा, तो वो पूरा बेस हिल जाएगा, मतलब वो पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि उसका बेस मजबूत नहीं था। अर्थक्वेक आया 5 या 6 रिक्टर स्केल पे भी अगर आ जाए ना, 6 या 7 रिक्टर स्केल पे, तो वो सीधा एकदम गिर जाएगी बिल्डिंग। तो सेम विद द यूपीएससी,
इफ अगर आपका बेस अच्छा नहीं है और प्रीलिम्स एग्जाम जैसे ही आया है, भले से आपने कितनी भी आपने रेफरेंस बुक पढ़ ली हो, डजेंट मैटर, आपको वो जितना भी आपने पढ़ रखा होगा ना, वो सारा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी पूछता है और वो सारी चीजें आपको एनसीईआरटी क्लियर करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है आपने बता दिया एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है? सर अभी तो हम 12th करके आए हैं, अभी हम फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, अब दोबारा से कैसे क्या करा जाए, कौन कौन से सब्जेक्ट की क्या उठाई जाए? क्लास 6th से आप एनसीईआरटी उठाना, बट उसको सिर्फ ऐसा नहीं करना, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ हम पेज पलटते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, ये तो आता है मेरे को, ये आता है मेरे को, जस्ट स्किप करते रहते हैं। अच्छा सन सन सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, प्लूटो को हटा दिया, ये तो हमको पता है। हम उस टाइम पे एक नहीं होता कि आइंस्टीन बन जाते हैं कि अरे हमको तो पता है, अब हम इसको पढ़ के दोबारा क्या करेंगे? वही गलती हो जाती है। बोलते हैं ना बार बार, रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस, तो रिविजन ही है ना वो। 6th क्लास की आपको बुक लेनी है, बुक को आप ऐसे नहीं, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट, खासकर यूपीएससी में तो ध्यान देते रहना, यूपीएससी में कोई भी सब्जेक्ट याद करने के पर्सपेक्टिव से मत पढ़ना। ये चीज नोट कर लेना, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ ये चीज। कभी कोई भी सब्जेक्ट यूपीएससी का खासकर याद करने के पर्सपेक्टिव से मत उठाना है। हम क्या करते हैं, शायद मे बी आप लोगों की वो हैबिट हो गई नहीं हो, स्टार्टिंग में क्या करते थे बचपन में, कोई एक मैम ने आंसर दे दिया, सर ने कोई क्वेश्चन दे दिया, उसी को पढ़ रहे हैं बार बार, उसको लाइन को रिपीट करे जा रहे हैं, रिपीट करे जा रहे हैं। तो वो चीजें यूपीएससी में काम नहीं आती, क्योंकि आपने वो चीज याद कर ली है। कितने दिन ध्यान रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना। यूपीएससी पूरा एक जर्नी है, एटलीस्ट 2 इयर्स की तो जर्नी है ये। अब 2 साल की जर्नी में आपको वो सारी चीजें याद कैसे रह सकती है ना एकदम से? तो उसके लिए हमको समझ के करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि सर अब उसको समझ के करे तो करे कैसे? 6th क्लास से एनसीईआरटी उठाइए 12th तक की, अब वो कौन कौन सी करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। 6th क्लास की जो है वो एकदम एक कॉमन होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें सब्जेक्ट डिवाइड डिवाइड है कि हिस्ट्री की अलग है, ज्योग्राफी की अलग है, या पॉलिटी की अलग है। 6th से आई थिंक 10th तक तो वो सेम ही रहता है, या 8th तक सेम ही रहता है वो। उसके बाद वो सब्जेक्ट का डिवीजन हो जाता है कि ये पॉलिटी की हो गया, ये ज्योग्राफी की हो गया, ये इकोनॉमिक्स की हो गया, इस तरीके से। फर्स्टली आपको सिंपल रीड आउट करना है, आपको याद करने के पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, इस चीज का खासकर आप ध्यान देना, इस चीज को याद करने के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना है। फर्स्टली आपको सिंपल रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद जब भी आपको टाइम मिले, ये नहीं कि आपने 6th क्लास की पढ़ी उसके बाद दोबारा आप 6th क्लास की पढ़ने बैठ गए, नहीं। आप 6th से लेकर 12th तक की जितनी एनसीईआरटी है, मतलब साइंस वगैरह को छोड़ के, थोड़ा एनवायरमेंट वगैरह के सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ने होते हैं, चलो वो मैं बाद में बता दूंगा। साइंस वगैरह को छोड़ के एनवायरमेंट के 2-3 चैप्टर पढ़ने होंगे 12th वाली के, वो मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। आपको 6th से लेकर 12th तक का रीड आउट मानना है, सिंपल। अब आप बोलेंगे कि सर कई बार दिक्कत हो जाती है। दिक्कत कैसी हो जाती है सर? 11th क्लास में किसी के पास पीसीएम था और किसी के पास था पीसीबी, और उस टाइम पे अब हम अगर ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगे, खासकर अगर मैंने ज्योग्राफी की ह्यूमैनिटी बुक उठाई, तो वो मेरे को समझ नहीं आएगी, मैं समझ नहीं पाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या है एक तरीके से। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? देखो मैं किसी का प्रमोशन तो नहीं कर रहा, बट किसी का भी यूट्यूब पे जाके लेक्चर देख लीजिए, एनसीईआरटी पे बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आपने किसी का एक प्लेलिस्ट को देख लिया, उसको देखने के बाद आप क्या करेंगे? आप फिर बुक से रीड करेंगे, ठीक? आप मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत बार क्या करते हैं, अरे ठीक है हमने वीडियोस देख ली हैं, प्लेलिस्ट देख ली है, हमारा एनसीईआरटी हो गया, फिनिश, दैट्स इट। ऐसा नहीं करना है। ये सिर्फ आप अपने आप को धोखा देंगे ये चीज करके, क्योंकि जिस टाइम पे क्वेश्चन आएंगे उस टाइम पे आप टैकल नहीं कर पाएंगे। वीडियो देखने से आपकी पावर इतनी नहीं है, मेरी तो है नहीं, मेरी शायद आप लोगों की हो सकती है, कि जो भी आपने वीडियो में देखा है आपको वो सारा ध्यान रह जाए। वीडियो से आप प्लेलिस्ट देख लीजिए, ठीक। चलो मैं एक बार सजेस्ट कर देता हूँ, जस्ट लाइक, अच्छा वॉइस आ रहा, वॉइस इज नॉट क्लियर, हेलो। सब क्लियर है, वो वॉइस क्लियर है। ओके ओके ओके, ठीक ठीक, ओके ओके। हाँ तो मैं वही देखो मैं सजेस्ट कर देता हूँ वैसे। अगर हिस्ट्री आपको नहीं समझ आता है, क्योंकि हिस्ट्री तो
कई बार बहुत सारे लोगों को वास्ट लगता है, समझ नहीं आता है। तो एक आरती मिश्रा करके मैडम थी, उन्होंने अनअकैडमी पे पढ़ाया था। ठीक, अनअकैडमी पे उन्होंने एनसीईआरटी का कवरेज कराया था। तो आप उनका जस्ट लाइक जैसे आपने उनका देख लिया, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उन्हीं का देखना है। आपको जहां से भी एनसीईआरटी समझ आए ना, उनकी प्लेलिस्ट को देखिए, किसी भी एक पर्सन की आपने प्लेलिस्ट देखी, उसके बाद आप उसको खुद से रीड आउट करेंगे। ये चीज आप ध्यान रख लेना। अगर जब तक आप किसी बुक को खुद से रीड आउट नहीं करेंगे ना, तब तक आपके डाउट ही क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि लेक्चर में क्या होता है, आपने लेक्चर देखा, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आपने अगर 1 घंटे की वीडियो देखी ना, 1 घंटे के बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि इसमें क्या था, तो नहीं बता पाते हैं। ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं। तो ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी कवरेज करना है, एनसीईआरटी का कवरेज ऐसा करना है कि याद करने के पर्सपेक्टिव से उसको नहीं पढ़ना है। आपको रीड आउट करना है एटलीस्ट उसको 3 बार। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप सिंपल रीड आउट करेंगे, सेकंड टाइम आप उसको थोड़ा सा ध्यान में देके रीड आउट करेंगे, थर्ड टाइम में आपको वो पूरी ध्यान रह जाएगी और आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ इफ अगर आपको नहीं समझ आता है कोई सब्जेक्ट, तो मैंने आपको साथ में क्या बताया, पैरेलली आप लेके क्या चल सकते हैं। आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल से किसी भी एक टीचर का प्लेलिस्ट देखेंगे एनसीईआरटी का, और उसके साथ वो चीजों को मतलब देखते देखते आप अपनी एनसीईआरटी को फिनिश कर लेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि सर, क्या हमको नोट्स बनाने चाहिए एनसीईआरटी के? इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अब वो टोटली डिपेंड कैसे करता है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा ऑनलाइन यूसेज। ऑनलाइन यूसेज क्या, देखो एनसीईआरटी सबके लिए सेम होता है। आपको ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं। देखो 2 चीजें रहती है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। जस्ट लाइक कि फर्स्ट वन जो कि खुद के अपने नोट्स पर बिलीव करता है, सेकंड वन कि वो एक बार ऑल्टरनेटिव देख लेता है कि इफ अगर जस्ट लाइक जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के आपको मार्केट में अलग अलग नोट्स मिल जाएंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट के, या आप किसी का भी देखना चाहें, तो या तो आप अपना साथ में नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरे को सिर्फ मेरा ही समझ में आता है, तो मैं अपने ही नोट्स इंडिविजुअल बना सकता हूँ। इफ अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने खुद के नोट्स बना लीजिए, वरना आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लीजिए, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी के नोट्स में सच कोई इतना ऊपर नीचे नहीं कर पाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली मेरे अंडर में काफी कंटेंट राइटर ने काम करा, तो मेरे को पता है वो क्या करते हैं, सीधा कॉपी पेस्ट करते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी में डालते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मटेरियल आ जाता है। ठीक, या अदर जितने भी चैट मतलब एआई है, एआई टूल्स का यूज होता है, सिंपल सीधा बुक को कॉपी करा, पेस्ट करा, रिफ्रेश करा, दैट्स इट। ठीक, तो या तो आप वो मटेरियल ले सकते हैं या आप अपना खुद से बना सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपकी कैपेबिलिटी क्या कहती है, आपका दिमाग क्या कहता है। बट हाँ, इफ अगर आप अपने हाथ से बना लेंगे तो एक बार आपका खुद का भी रिवीजन हो जाएगा। जिस टाइम हम लिखते हैं किसी चीज को, तो वो चीजें हमें ध्यान रह जाती है। चलिए ठीक है, ये चीज तो हो गया। सेकेंड पार्ट आता है, सर हमने रेफरेंस बुक अब उठाते हैं, हमने अपनी एनसीईआरटी को फिनिश कर दिया है। देखिए एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा यूपीएससी का सिलेबस ना अपने आप को टारगेट देके फिनिश करना। आप अपने आप को टारगेट देंगे ना, तभी जाके चीजें एक बेहतर वे में हो पाएंगे। एक इफ अगर आप 2026 को देना चाह रहे हैं, तो आपको अपने आप को टारगेट देना चाहिए। टारगेट क्यों देना चाहिए? क्योंकि जिस टाइम पे हमारे पास टारगेट नहीं होता है ना, तो वो चीजें डिले होती रहती हैं। कल कल कल, और जिस टाइम पे 2026 प्रीलिम्स आ जाएगा, तो उस टाइम पे आप सोचेंगे अरे ये तो मेरा छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, और लास्ट में आप एक तरीके से पूरा मैशअप कर देंगे और फिर चीजें नहीं हो पाती हैं। फिर लास्ट में क्या करते हैं, मे भी शायद आप लोगों ने बोर्ड के एग्जाम्स में भी करा हो कि नहीं करा हो, वो डिपेंड करता है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, मैराथन वीडियोस निकालते हैं। 12 आवर्स मैराथन, 10 आवर्स मैराथन, 6 आवर मैराथन, 5 आवर मैराथन। एक चीज आप सोच सकते हैं कि इफ अगर मैराथन वीडियो देखने से ही एग्जाम क्लियर हो रहा होता, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मैराथन वीडियोस को, बट इफ अगर मैराथन वीडियोस ही देखने से, आई थिंक वॉइस का इशू है क्या कुछ, मेरे को लगा है वॉइस क्लियर है? ये सब वॉइस क्लियर है आपकी। ओके 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 ओके, थोड़ा सा मेरे को माइक का इशू लग रहा था। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि
अगर मैराथन वीडियो से ही देखने से एग्जाम क्लियर हो रहा होता तो क्यों लोग 2-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे? क्यों मेरे को 8 साल हो चुके होते यूपीएससी में आए हुए? मैं क्यों अपने वेस्ट करता? क्यों मैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को छोड़ के आता? मैं तो सिर्फ वहां पे बैठ के वही वीडियोस देख रहा होता और एग्जाम क्वालिफाई कर लेता, प्रीलिम्स कर लेता, मेंस कर लेता, इंटरव्यू भी निकाल ही लेता। लेकिन जब मैं एटलीस्ट अपनी कोई एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के आया हूँ, मैंने डेडिकेटेडली इसमें प्रिपरेशन करा है, तो मैराथन से तो कुछ नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए हर एक चीज को स्टार्टिंग से कवरेज करके चलना है आपको। हर एक मतलब अपने आप को टारगेट देके चलना है, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं। चलिए एनसीईआरटी कंप्लीट, उसके बाद आपने रेफरेंस बुक उठाई, पॉलिटी उठाया। मैक्सिमम शायद आप लोगों के कुछ फ्रेंड्स यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे होंगे या उनकी आपने बुक्स वगैरह देखी होंगी। हम क्या करते हैं ना, हाइलाइटर लेते हैं, कोई सी भी रेफरेंस बुक है उसको हर एक लाइन को हाईलाइट कर देते हैं, वो पूरी बुक कलरफुल हो जाती है। अब बाद में समझ ही नहीं आता इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही उसमें हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया। देखो, जिस भी चीज को आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना, वो आपको इंपॉर्टेंट ही लगेगी, क्योंकि आप उसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप कि इफ अगर आप किसी भी रेफरेंस बुक को फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो वो उसकी आपको हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगेगी, चाहे वो आपकी स्पेक्ट्रम हो, लक्ष्मीकांत हो, चाहे इकोनॉमिक्स के रमेश सिंह हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी की बुक हो, कोई सी भी A to Z बुक हो। स्टार्टिंग में हाईलाइट करके नहीं चलना है, आपको रीड आउट करना है सिंपल। एटलीस्ट कोई भी एक रेफरेंस बुक को आप 2 बार जब तक ना पढ़ लें तब तक उसमें कुछ ऐसा हाईलाइट मत करना। ये मेरा एक सजेशन है आपको, क्योंकि जिस टाइम पे आप वो पूरी बुक फिनिश करेंगे ना, तो आपको हर एक लाइन ऐसे लगेगी कि ये तो आपको पढ़नी थी, ये तो आपको पढ़नी थी, आपको वो पूरी बुक कलरफुल हो जाएगी और आप समझ ही नहीं पाएंगे इसमें पढ़ना क्या है। ठीक, तो आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स तो वो बुक को रीड आउट करना है, और एट थर्ड टाइम में वो आपको क्या करना है, उसको अच्छी तरीके से मतलब आप हाईलाइट करके चलेंगे। एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक के बीच में जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है, मतलब एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है आपकी, रेफरेंस बुक आपको स्टार्ट करनी है। रेफरेंस बुक कैसे स्टार्ट करनी है वो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके बीच का एक मिडिल पाथ है, जो कि एक मतलब मिडिल पाथ इन द सेंस कि एक बहुत थिन लाइन है, जो कि सब कोई फॉलो नहीं करता है। और अगर वो आपने फॉलो कर ली ना, मैं सच बता रहा हूं कि आपको लास्ट में प्रीलिम्स के टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। वो थिन लाइन क्या है, शायद वही थिन लाइन बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा इस पे एक तरीके से प्रेशराइज करूंगा इस चीज को कि आपको ये चीज करनी है। एनसीईआरटी जस्ट कंप्लीट होने के बाद ना, आप एटलीस्ट 5 या 10 इयर्स के पीवाईक्यू निकालिएगा। रेफरेंस बुक स्टार्ट करने से पहले और एनसीईआरटी फिनिश होने के बाद आप रेफरेंस बुक मतलब पीवाईक्यूज डाउनलोड करिएगा यूपीएससी की वेबसाइट से जाके, या मार्केट में अब तो बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं। अब आप बोलेंगे सर उससे क्या फायदा होगा, मतलब हमको उससे क्या एक बेनिफिट होगा, हमने पीवाईक्यू देख लिए 2024, एटलीस्ट 5 ईयर के देख लीजिएगा। एक काम करो, 10 इयर्स के भी नहीं देख रहे हैं आप तो एटलीस्ट 5 इयर्स के देखने हैं आपको। अब आप बोलेंगे 5 इयर्स के देखने से क्या फायदा, आपने पॉलिटी का कोई भी आपने पीवाईक्यू देखा, क्योंकि जस्ट लाइक जैसे अभी क्वेश्चन आया था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, उसने पूछा था कि ये फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, और राइट टू प्राइवेसी से क्वेश्चन आया था, और सोशल रिलीजियस, मतलब इस तरीके के आपको एक आपके दिमाग में एक चार्ट बन जाएगा। मतलब आप ये हल्के से प्रैक्टिस करना, 5 साल के आपने पीवाईक्यू उठाए, आपने पॉलिटी का एक सेक्शन बनाया, पॉलिटी एक रफ पेपर पे लिख लिया, उसके अंडर में आप टॉपिक लिखना कि किस किस टॉपिक से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। फंडामेंटल राइट से पूछा है, डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा है, सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, हाई कोर्ट से पूछा है, ये पॉलिटिक हो गया। हिस्ट्री में सोशल रिलीजियस मूवमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि हिस्ट्री में आजकल वो मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा सा फोकस कर रहा है। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री में सोशल रिलीजियस मूवमेंट से पूछा है, पीजेंट मूवमेंट से पूछा है, ट्राइबल मूवमेंट से पूछा है, गांधीयन एरा से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, आपका जितना भी एक चार्टर एक्ट वगैरह चल रहे थे वहां से कितने क्वेश्चन पूछे हैं।
इस तरीके से आप अपना खुद का एनालिसिस करना। देखो मार्केट में हर एक चीज अवेलेबल है, लेकिन कुछ चीज जब हम खुद से करते हैं ना तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हर एक चीज आपको खुद से मिल जाती है तो आप कुछ सीखते नहीं है। जस्ट लाइक जब आप घर पे रहते हैं तो तब आपको खाना बनाना इतना नहीं आता है ना, जिस टाइम पे आप बाहर निकलते हैं घर से तब आप चीजों को देखते हैं, तब आप सीखते हैं। इफ अगर आपको हर एक चीज एकदम अवेलेबल मिल जाएगी तो तब आप ज्यादा सीख नहीं पाते हैं। आपको पीवाईक्यू का भी एनालिसिस मिल जाएगा, हर एक चीज मिल जाएगी, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बने हैं, लेकिन उस चीज को, जो चीज हमें इजीली मिल जाती है ना, तो हमें उस चीज की कदर नहीं होती है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इसलिए आपको एक अलग से पेपर पे खुद अपने हिसाब से पॉलिटिका की इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री में इस टॉपिक से, और इकोनॉमिक्स से इससे, एनवायरनमेंट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, साइंस एंड टेक में यहाँ से, करंट अफेयर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। अब आपके पास क्या तैयार हो गया, आपके पास एक हो गया पूरा चार्ट रेडी। अब जिस टाइम पे आप पॉलिटी पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम पे आपको ध्यान में रहेगा कि आपको फंडामेंटल राइट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, क्योंकि यूपीएससी पिछले 4-5 सोलों में वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क बोलते हैं ना कि वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो हर एक कोई करता है, हार्ड वर्क तो हर एक वो स्टूडेंट कर रहा है, हर एक वो एस्पिरेंट कर रहा है जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो एस्पिरेंट 4 से 5 अटेम्प्ट दे चुका है उसको हर एक चीज पता है, कौन सी बुक में क्या लिखी है, कहाँ नहीं, लेकिन तब भी नहीं हो पाता क्योंकि दे आर लैकिंग इन स्मार्ट वर्क। आपको स्टार्टिंग से ही स्मार्ट वर्क करना है। तो जिस टाइम पे आप वो बुक पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा कि उस ईयर में वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस टाइम पे आप उस टॉपिक को थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक। तो ये एक एक्टिविटी आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है और इसका आपको फायदा मिलेगा, इसका आपको फायदा भी बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक। ये तो हो गया, चलो ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि जिस टाइम पे हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सर प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स में क्या डिफरेंशिएशन होता है? क्या प्रीलिम्स के नोट्स अलग बनते हैं या मेंस के नोट्स अलग बनते हैं? ये डाउट है आप लोगों के कि नहीं? एज सच नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप लोग तो बताइए, आपका प्रेजेंस तो पता चले कि हाँ आप लोग हैं कि नहीं हैं। डाउट है? चलिए ठीक है। अच्छा, बाकी आप लोग साथ में भी डाउट अपना टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर सी सेट के बारे में, ओके, सी सेट के बारे में भी बताएंगे, सी सेट के बारे में भी बताएंगे, नो इशू। सी सेट को कैसे करना है, सी सेट भी बताएंगे। ओके, देखो मेंस और प्रीलिम्स में हल्का सा एक डिफरेंशिएशन होता है। देखो नोट्स में मैं ये बोलूंगा कि इतना ज्यादा नोट्स में वेरिएशन मत रखना, क्योंकि वरना नोट्स बनाने में रह जाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे। इतना कुछ ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है। बस सिंपल आपको क्या चीज करना है, सर कोचिंग एंड कॉलेज मैनेज कैसे, ओके वो भी बताएंगे, वो भी एकदम एकदम ठीक है। आप अपने टाइप कर दीजिए सारे क्वेश्चंस, फिर मैं धीरे धीरे उनको लेता रहूंगा। बाकी एट लास्ट में भी हम आपके क्वेश्चंस को लेंगे। So we can conduct a doubt session at the last. जो हाँ ऐसे हाँ, ओके स्पेशल डाउट ओके। है ना वो लास्ट में देखते हैं. ओके ओके ओके, नो इशू। Okay sir. Please continue. ओके, देखो प्रीलिम्स एंड मेंस में आपको कोई भी ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं करके चलना है। आप एक नोट्स बना रहे हैं, जस्ट लाइक जैसे आपने फंडामेंटल राइट पे बनाया, या मान लेते हैं कि आप सोशल रिलीजियस मूवमेंट पे आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक। तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट पे आप मेंस के हिसाब से आपको हर एक चीज लिखनी होती है। मतलब कि जस्ट लाइक हम मानते हैं राजा राम मोहन रॉय जी का ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज जो उन्होंने स्टार्ट करा था। ठीक। अब हमें मेंस के हिसाब से इस पे लिखना हो नोट्स, तो हमें उसका वो लिखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंस क्या था, ड्रॉबैक्स क्या थे, इसका मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी में, ये सारी चीजें हम लिखेंगे। लेकिन वहीं पे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, जहां आप अपने नोट्स बना रहे हैं, साइड में एक आप अपना गैप लेके चलना, मतलब जस्ट लाइक जैसे कि मतलब एक स्केल से साइड में एक अपना एक रफ साइड बना सकते हैं आप, जहां पे आप अपने नोट्स बना रहे हैं। वहां पे कुछ फैक्ट लिख लेना। फैक्ट जस्ट लाइक कैसे,
ब्रह्मो समाज कब स्टार्ट हुआ, उसमें कौन कौन लीडर्स थे, किस ईयर में आया, कौन से गवर्नर जनरल थे, और ब्रह्मो समाज जिस टाइम पे स्प्लिट हुआ, आदि ब्रह्मो समाज, केशव चंद्र सेन कौन थे, द्वारकानंद, वो ये जितने भी रिलेटेड लीडर्स थे ना, उनका एक अलग से साइड में लिख लेना। ये नहीं कि आप एक अलग से बुक बना रहे हैं या नोटबुक बना रहे हैं, आप उसमें अलग से लिख रहे हैं। ठीक, ये नहीं करना है। आप मेंस मतलब ये दिमाग में छोड़ ही दो कि आप मेंस के नोट्स बना रहे हो, प्रीलिम्स के नोट्स बना रहे हो, आप सिंपल यूपीएससी के लिए नोट्स बना रहे हो, जो कि आपको चीजें ध्यान रहनी चाहिए। ठीक, तो आप अपने हिसाब से उसमें नोट्स के साइड में जो ये एक कुछ फैक्ट वाली चीज होती है, फैक्ट वाली चीज ना वही कि ईयर कौन सा, गवर्नर जनरल कौन से थे उस टाइम पे, आदि ब्रह्मो समाज वगैरह कब आया, कौन लीडर उससे एसोसिएटेड थे, ये सारी चीजें आप साइड में लिख लेना। यहीं पे एक डाउट आ जाता है, देयर इज वन डाउट। यहाँ पे एक डाउट क्या आता है, सर कोचिंग मटेरियल भी तो हमको ये सारे नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, तो तब हम उस टाइम पे क्या करें? यार देखो, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे को शायद नहीं पता हो कि 2+2=4 होते हैं, मे बी आपको पता हो कि 2+2=4 होते हैं, लेकिन कोचिंग वाला जो एक पर्सन है, जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो वो नोट्स बना रहा है, वो क्या सोच के बना रहा है कि मेरे को तो पता है कि 2+2=4 होते हैं, लेकिन रियलिटी में मुझे नहीं पता है 2+2=4 होते हैं, है कि नहीं? अब मैं उसके नोट्स पढ़ूंगा तो मेरा जो ये डाउट है 2+2=4, ये रह जाएगा, ये मेरा रह जाएगा, और ये कभी ना कभी जाके मेरे को इम्पैक्ट करेगा, चाहे वो प्रीलिम्स में इम्पैक्ट करे, चाहे मेंस में, कहीं पे भी। आप बोलेंगे मैथ्स सर, मेंस में तो मैथ्स आता ही नहीं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ठीक, तो नोट्स आप अपने खुद के बनाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको क्या चीज पता है, तो आपको वो चीज नहीं लिखनी है। आपको पता है कि इंडिया के प्रेसिडेंट मुर्मू जी हैं, तो आप वो नहीं लिखेंगे। लेकिन किसी को नहीं पता प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी है, तो उनको नहीं ध्यान रहता है, तो वो अपने लिए लिख लेंगे। ठीक, तो ये पर्सन टू पर्सन कैपेबिलिटी डिपेंड करता है कि उनको क्या चीज ध्यान रह रही है, क्या चीज नहीं ध्यान रह रही है। तो आप अपने नोट्स खुद के बनाएं, और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे इतना डिपेंडेंट ना हो जाएं कि आप उन्हीं के हिसाब से चलते रहें, क्योंकि यूपीएससी सेल्फ स्टडी मांगता है। अगर सिर्फ कोचिंग से ही क्लियर हो रहा होता, तो जितने भी कोचिंग में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, वो हर साल आईएएस बन रहे होते, क्यों फिर एक दो मैक्सिमम बनते हैं? ठीक, तो वो वाली चीज हो जाती है। एक लास्ट चीज जो कि मैं अपनी तरफ से आपको बता देता हूँ, फिर मैं आप लोगों के डाउट ले लेता हूँ। लास्ट चीज ये कि करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, न्यूज़पेपर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? ठीक, देखो, द हिंदू न्यूज़पेपर, आप सब इंग्लिश मीडियम वाले ही हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हैं, ये दोनों ही बेस्ट हैं। लेकिन अब क्या होता है बहुत बार, क्योंकि यार मेरे साथ तो ऐसा था, 12th करके जस्ट आए हैं, हमको पता ही नहीं, हम तो वही न्यूज़पेपर वगैरह क्या मोबाइल वगैरह से देख लिया, ठीक है, मोबाइल भी नहीं होते थे, बता दिया घर वालों ने ये न्यूज चल रही है, इतना कुछ ध्यान में था नहीं। अब एकदम से आके 12th के बाद द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, वो समझ में आ ही नहीं रहा है कि था क्या, इसमें क्या है क्या नहीं। हर एक कोई बोलता है ना द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है, अब द हिंदू न्यूज़पेपर समझ में तो आए, समझ में ही नहीं आ रहा है उसमें लिखा क्या है कई बार। ठीक, ये नहीं कि आप इंग्लिश समझ लेंगे, लेकिन कई बार कंटेक्स्ट समझ नहीं आता है कि वो पीछे चल क्या रहा था उसके। ठीक, अब एकदम से समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, उस न्यूज़पेपर को पढ़ना ही छोड़ देते हैं कि अरे ठीक है देख लेंगे बाद में, हो गया। बट ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि द हिंदू न्यूज़पेपर आप उठाएंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत बार समझ नहीं आएगा आपको, उसके लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन है, आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल का एनालिसिस देख लीजिए। एनालिसिस देखने के बाद एटलीस्ट एक एडिटोरियल आप खुद से पढ़िए, एटलीस्ट आप एक एडिटोरियल खुद से पढ़िएगा। उससे क्या होगा, आपका फर्स्ट सी सेट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन निकालना इजी हो जाएगा, सेकंड मेंस के लिए आपको पर्सपेक्टिव मिलेंगे, थर्ड आपकी रीडिंग अच्छी होगी।
एडिटोरियल पढ़ने से क्या फायदा होगा, क्योंकि बहुत बार काफी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिव पे ही ध्यान दे देते हैं। ऑल्टरनेटिव क्या, यूट्यूब पे किसी भी एक चैनल की वीडियोस देख रहे हैं, अरे ठीक है मैंने तो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं तो अभी वीडियो देख के आ रहा हूँ। ठीक। सेकंड थिंग क्या करते हैं, मंथली मैगजीन देख लेंगे यार। फिर मैं वही बता रहा हूँ, जो चीज आपको एक न्यूज़पेपर एकदम सीधा आपको बता रहा है, वो एक कोचिंग के अंदर में वो रिफ्रेज हो रहा है जाके, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स नहीं है आपके जो कि उस न्यूज़पेपर में थे। न्यूज़पेपर से आपको आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगी कि किसी एक बात को किस तरीके से प्रेजेंट करना है सामने, किसी के सामने, वो चीज आपको न्यूज़पेपर ही सिखाएगा। अब जागृति अवस्थी है, रैंक 2 आई थी उनकी। अब उनके मतलब उनकी कभी टेस्ट कॉपीज आप कभी देखना, एनालिसिस करना, क्योंकि ये सब करते रहना चाहिए। उनके में आपको सीधा द हिंदू न्यूज़पेपर के कोट्स मिलेंगे, डायरेक्टली लाइंस आपको सीधी की सीधी मिलेंगी उसमें लिखी हुई। तो ये चीज आपके मार्क्स बढ़ाती है मेंस में। ठीक। तो आपको एक तो थिंकिंग डेवलपमेंट होगा, मेंस आंसर राइटिंग में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, ऐसे राइटिंग में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, वो चीज आपको न्यूज़पेपर ही देता है। दो चीज बताई मैंने आपको, न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा, आप किसी एक यूट्यूब चैनल का एनालिसिस देखिए, उसके बाद आप एक एडिटोरियल एटलीस्ट खुद से पढ़ सकते हैं। और इफ अगर आप इस हैबिट को अभी से बना लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगी। ठीक। क्योंकि कुछ का होता है कि लास्ट में जाके करंट अफेयर पढ़ लेंगे 1.5 ईयर्स के तो हो जाएगा। फिर अगर मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि इस तरीके से अगर चीजें हो रही होती तो काफी सारे लोगों का ये जो एक सपना था आईएएस बनने का, वो नहीं, मतलब नहीं रुकता। अभी से लेके चलोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप लास्ट में जाके करोगे तो एक बर्डन बन जाएगा, और बर्डन आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब प्रीलिम्स में नुकसान पहुंचाएगा। ठीक। तो अब आप लोगों के डाउट ले लेते हैं। ओके। ओके सर, तो पहले कुछ कॉमन डाउट्स हम लोग ने बच्चों के कलेक्ट करे थे, अगर आप वो ओके। आंसर करते हैं। हम्म। ओके, तो आपको क्या लगता है कि जो सडन इंक्रीज हुआ है सीएससी एस्पिरेंट्स के नंबर में, इसके पीछे का क्या रीजन है? ओके, सीएससी एस्पिरेंट्स यानी कि यूपीएससी में इतना ज्यादा क्यों क्रेज आया है? ओके, देखो, सबसे पहले जो क्रेज आने का जो सबसे बड़ा जो कारण है वो था कोरोना। अब आप बोलेंगे सर कोरोना कैसे कारण हो सकता है, वाई कोरोना रीजन? देखो, मैं सबसे पहली बात आप लोगों को बता देता हूँ कि आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी कोचिंग, और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैं डिफेम वगैरह भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं भी खुद भी उनमें एज अ फैकल्टी भी रहता हूँ। 2019 और 20 के आसपास जैसे ही सोशल मीडिया चलना स्टार्ट हुआ, जस्ट लाइक जैसे ये उस टाइम पे टिकटॉक और ये बाद में धीरे धीरे इंस्टाग्राम, रील्स, फेसबुक वगैरह। कोरोना में क्या था, सब लोग घर थे, सब मतलब अपने घर थे, नेट यूज कर रहे थे, बाहर कोई आना जाना था नहीं, सब मोबाइल यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे थे। इनफैक्ट आप लोगों के पेरेंट्स भी, मैं अपना भी इंसिडेंट बताऊंगा, मेरे साथ भी क्या हुआ था। सबके पेरेंट्स यूज कर रहे हैं फेसबुक वगैरह ये सारी चीजें। अब कुछ इंस्टीट्यूट उसी टाइम पे एक बहुत ज्यादा पीक पे पहुंच गए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो क्या करते थे, अपने मॉक इंटरव्यूज की शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स को काट कर उनमें फेसबुक में प्रमोट कराते थे। 1-1 करोड़ रुपए दिए गए थे जितने भी ये चैनल्स जो कि प्रमोट करते हैं उन सबको। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, अपने आप को प्रमोट करना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या था, फेसबुक वगैरह इन सब के थ्रू अपने आप को प्रमोशन चल रहा था, मॉक इंटरव्यूज की क्लिप को काट कर दिखाया जा रहा था कि देखिए इस तरीके से इंटरव्यू होता है, ऐसे ये सारी चीजें होती, पावर्स को बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा था एक आईएएस ऑफिसर की, और ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था। ठीक, किसी को दिखाया जा रहा था कि एंट्री कैसे होती है आईएएस ऑफिसर की, डीएम की एंट्री कैसे होती है, आईपीएस की एंट्री कैसे होती है। अब लोग घर पे हैं, 12th पास करा है किसी एक स्टूडेंट ने, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आया है या 11th क्लास में है, अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज जा रही है कि पावर, पावर। और उसके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में भी एक चीज जा रही थी कि यही एक ऐसी चीज है जो कि उनको सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिला सकती है, ये सारी चीजें कर सकती है। और आईएएस कैसे बनते हैं वो उनको कोचिंग्स की रील से पता चल रहा था।
कि इंटरव्यू कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। एक बार मेरे फादर ने ही मेरे को एक इंस्टीट्यूट की रील सेंड करी, मेरे को बोलते हैं मतलब फेसबुक के क्लिप, कि देखो ऐसे होता है ये इसका इंटरव्यू। उनको नहीं पता था कि ये मॉक इंटरव्यू है, लेकिन उनको तो सही में लगा ना। तो जब उनको सही में इस तरीके से लगा कि हाँ ये मॉक इंटरव्यू नहीं, मतलब मॉक इंटरव्यू नहीं है, ये तो रियल इंटरव्यू है, तो ऐसे कितने सारे पीपल होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे एकदम से लोगों के मतलब जो स्टूडेंट हैं जो कि 12th क्लास के बाद मतलब जस्ट अभी ग्रेजुएशन में आए हैं, ग्रेजुएशन में हैं, तो क्रेज सा आने लगा कि अरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है। बहुत बार उस टाइम पे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला था उनको बहुत ज्यादा प्रमोट करा गया कि देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है क्लियर। और जितने भी ये हमारे न्यूज हैंडल्स हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, हिंदी न्यूज़पेपर, खासकर हिंदी न्यूज़पेपर, इनकी हेडलाइन देखना, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला न्यूज, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला यूपीएससी, इस तरीके से करते थे, गरीब परिवार से ये निकले, ये सारी चीजें। बट बैकग्राउंड कुछ और होता है। इसकी भी रियलिटी पे बात करेंगे, बट हाँ मैक्सिमम जो हुआ था अभी जो था वो कोरोना के टाइम पे, जो मेरे को लगता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वो बच्चे जो स्टूडेंट सेंटर्ड एरियाज में रहते हैं वो डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करें? कैन यू रिपीट इट? हाँ, जो बच्चे स्टूडेंट सेंटर्ड एरियाज में रहते हैं वो डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करें? ओके, डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करें। मतलब ये क्वेश्चन मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। जैसे ये क्या कहते हैं, पटेल नगर हो गया, करोल बाग हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट एरिया ही है पूरा, तो पढ़ाई को लेके काफी चीजें और भी चल रही होती है। हाँ हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। तो वो चीजें से कैसे ओवरकम और डील करें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी रिसेंटली मैं मेरे ही एक मतलब फ्रेंड थे, उन्हीं के साथ मैंने अभी एक इंटरव्यू भी करा था ऐसे ही। तो वहां पे भी एक क्वेश्चन रेज हुआ था। देखो मैं सीधा बताता हूँ, जब हम किसी एक जगह से आते हैं ना जहाँ पे हम जस्ट लाइक हम मे बी आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, जहां से भी आपने 12th करा हो, ठीक, आपका कहीं पे भी होम टाउन रहा हो। लेकिन जिस टाइम हम दिल्ली में आते हैं ना, उस टाइम पे जो 12th पास आउट होते हैं खासकर, उनके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं रिलेशनशिप्स में पढ़ने के और डिस्ट्रैक्ट होने के। अब ऐसा भी क्यों होता है? क्योंकि देखो ये चीज जनरल है, ये कोई गलत भी नहीं है कि अगर किसी को ये चीज लग रहा है कि हाँ कि मतलब बहुत ज्यादा ये चीज गलत कर रहा हूं मैं, कई बार अपने आप को गिल्ट में डाल लेते हैं, ये नॉर्मल है, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। अगर कोई इस चीज से नेग्लेक्ट करता हो तो मैं उस चीज को नहीं मानता, ठीक, ये रियलिटी है और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर कभी कोई भी, क्योंकि जिस टाइम जब हम अपने होम टाउन में रह रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम उतनी फ्रीडम में नहीं रह रहे होते, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। अभी भी मतलब कुछ का हो सकता है कि हाँ ठीक है कि उनको उस टाइम पे अपने घर पे भी बहुत अच्छी फ्रीडम थी, वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन उस टाइम पे हम इतनी फ्रीडम में नहीं रह रहे होते। लेकिन जिस टाइम पे हम जैसे ही पेरेंट्स से दूर जाते हैं ना इन सब जगहों पर, तो हमको एक अलग ही मतलब एक ऐसा लगता है कि अब हम आजाद हो गए हैं। मतलब जस्ट लाइक जो होता है ना सो कॉल्ड आजकल की जो एक फ्रीडम है कि हम खुद से करना चाहते हैं, जो वो एक शायद एक मूवी भी थी इमरान खान जी की, इंग्लिश मीडियम मेरे हिसाब से। तो उसमें वो जो एक एक्ट्रेस रहती है वो भी इस तरीके की एक फ्रीडम चाहती है ना कि हाँ मेरे को फ्रीडम। तो इस तरीके से जब हम बाहर जाते हैं ना तो हमको वो एक फ्रीडम पहली बार हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमको लगता है भाई अभी ये मतलब अभी ही इसका यूटिलाइजेशन कर लो, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो रिलेशनशिप में आना और इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस होना गलत नहीं है और सही भी नहीं है, इसके दो चीजें हैं। इफ अगर आपको इन सब चीजों में लगे कि टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है और आपको ये कहीं ना कहीं हार्म करेगा, देखो रिलेशनशिप भी गलत नहीं होता, आपने मूवी भी देखा होगा 12th फेल में बताया गया कि इफ अगर आप साथ में चलेंगे तो आप तब भी आईपीएस बन रहे हैं। लेकिन वहीं एक शादी में जरूर आना मूवी एक मैसेज देती है कि आपको अलग होना पड़ेगा तो तब आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं। और वहीं पे एस्पिरेंट सीरीज जो है जो कि आई थी उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो ऐसा नहीं है कि इफ अगर आप मतलब किसी एक रिलेशनशिप में तो वो आपको कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा या आपको आईएएस बनने में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, नहीं। इफ अगर चीजें सपोर्टिव है, गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, देन नो इशू। बट इफ अगर कहीं भी आपको लगे ना कि ये चीजें कहीं ना कहीं आपको हार्म कर रही हैं या
आपको एक अपने गोल को अचीव करने से कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो आपको मतलब वो चीजें उस टाइम पे समझ जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज एकदम गलत ही है, गलत भी नहीं है, क्योंकि सक्सेस मिलने के बाद एक लाइफ पार्टनर अच्छा मिलना वो भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। लेकिन इफ अगर आपको इस तरीके की चीजें स्टार्टिंग में है और आपको लग रहा है कि ये चीजें कारगर है, तो देन नो इशू। क्योंकि आईएएस बनने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में खुश रह पाएंगे। आईएएस बनने के बाद भी लोग सुसाइड करते हैं, आईपीएस बनने के बाद भी लोग सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली प्रेशर्स और फैमिली में लड़ाई झगड़े ये इस तरीके की चलती रहती है, वो उस चीज को नहीं झेल पाते हैं। तो इफ अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीजें ठीक हैं और आपको लग रहा है कि ये आपको आपके गोल तक भी पहुंचा रही हैं और आपकी लाइफ में कोई एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं डाल रही है, देन नो इशू। बट इफ आप सिर्फ उन्हीं चीजों में एंगेज हो पूरी तरीके से, देन ये एक आपके लिए बहुत बड़ा इशू है। तो आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि चलो ठीक है, अभी 2-3 साल ग्रेजुएशन है, मैं 2-3 साल प्रिपरेशन के लिए रह लिया यहाँ पे, ये सारी चीजें कर लिया, लेकिन 2-3 साल बाद यार, चाहे आप किसी भी एक फैमिली से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, लेकिन 2-3 साल बाद आपसे आपके पेरेंट्स जरूर पूछते हैं कि क्या कर रहे हो अभी, अब आगे का क्या प्लान है। लेकिन इफ अगर पेरेंट्स को ये पता है कि आप सिविल सर्विसेज कर रहे हो और ये सारी चीजें आप कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपका नहीं होता है, लेकिन आप अपने आप को तो पता होगा ना कि आपने उन 2-3 सालों के अंदर क्या करा है, आपने प्रिपरेशन नहीं करी है, ठीक। तो वो जो एक गिल्ट होता है ना, वो उस गिल्ट को नहीं सह पाते हो, ठीक। तो ये चीजें आप जिस टाइम पे यूपीएससी में आते हैं या आप एक ग्रेजुएशन में चले गए, इतने आप मैच्योर इनफ हैं कि आप चीजों को समझ सकें कि क्या चीज आपके लिए सही है, क्या चीज गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, आपको क्या लगता है कि यूपीएससी अपने पैटर्न में क्या चेंजेस कर सकते हैं आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में देखो, यूपीएससी को अगर देखा जाए तो वो अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है। उसमें कुछ मतलब अभी मैंने सुना था ऐसा मैं भी क्लैरिटी मेरे साथ भी नहीं है, ऑप्शनल को लेके मे भी हो सकता है कुछ, बट आई एम नॉट श्योर। बट ऐसा अभी तो इतना नहीं है उसका, तो मतलब कि ये है कि वो कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है। बट हाँ, ऑप्शनल को लेके 1-2 बार मैंने सुना था, बट ऐसा नहीं कि आपको ये ध्यान में रखना है। वो अगर ये चीजें होती भी हैं तो बहुत टाइम बाद होती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। ओके, सो इतने ही कॉमन डाउट्स थे। ओके। हम चैट से डाउट लेना शुरू करते हैं। सुहानी का टेक्स्ट है, सर हाउ कैन यू गो फॉर इनकम टैक्स बाय प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और एसएससी सीजीएल इज बेटर? इनकम टैक्स के आप क्या एडवाइस होगे? ओके ओके ओके, देखिए, इफ यू वांट टू बिकम एन इनकम टैक्स ऑफिसर, आप दोनों एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं, यूपीएससी और एसएससी। यूपीएससी की डिमांड अलग है। यूपीएससी में आप आईआरएस ऑफिसर बनेंगे तब आप जाएंगे। यूपीएससी आपसे टाइम मांगता है 2 साल कम से कम एटलीस्ट। एसएससी में आपकी 2 चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग और साथ में इंग्लिश, ठीक। 2 ईयर्स में एग्जाम होता है, उसके बाद आप सीधा जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाते हैं। बट जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए भी आपको रैंक लानी पड़ती है इफ यू वांट योर पोस्टिंग इन दिल्ली। और अभी आप अगर देखेंगे आज का सिनेरियो एसएससी का सिनेरियो अगर देखते हैं तो लगभग 30 लाख प्लस फॉर्म्स भरे जाते हैं इस तरीके से, और जिसकी वजह से उसकी जो कट ऑफ है प्रीलिम्स की, जहां तक मेरे को ध्यान है 150, 150 प्लस 160, 170 तक वो पहुंच जाती है। इफ अगर आपको लगता है यू आर गुड इनफ इन मैथ्स और रीजनिंग और आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो तब आप अगर मतलब एक श्योरिटी के साथ अगर आप जॉब एक करना चाह रहे हैं जीएसटी वाले में, तो आप एसएससी को ज्वाइन कर लीजिए स्टार्टिंग में, और उसके बाद आप यूपीएससी प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि इफ अगर आप को एक मतलब यूपीएससी के साथ आप अगर एसएससी प्रिपेयर करना चाहेंगे तो थोड़ा सा क्लैश हो जाता है। क्लैश क्या हो जाता है कि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है, साथ में आपको एसएससी भी इतना हल्का नहीं रह गया आजकल, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है उसमें भी, उसको भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि इफ अगर आपको एसएससी
मैं जीएसटी इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स में जाना है तो सबसे पहले आप एसएससी की प्रिपरेशन करके यूपीएससी के साथ में कर लेना। आपका फाइनेंशियल बर्डन हट जाएगा, आपका जो भी एक मेंटल प्रेशर है वो भी हट जाएगा कि चलो ठीक है एटलीस्ट एक जॉब तो है, वो वाली चीज। बट हाँ, कंपटीशन दोनों में बराबर है, ये चीज ध्यान रखना। यू हैव टू एनालाइज कि आपको आपका मैथ्स कैसा है, आपका रीजनिंग कैसा है, इंग्लिश कैसा है, क्योंकि जीएस तो उसमें अनप्रिडिक्टेबल टाइप से ही है, उसमें कुछ नहीं पता कहाँ से क्या जीएस पूछ लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर ज्यादा आता है उसमें खासकर, तो वो चीज आप देख लीजिएगा। अगला डाउट लेते हैं। तो नीरज का डाउट है, कैन वी टेक कॉमर्स एंड अकाउंट्स ऑप्शनल विद बीकॉम ऑनर्स एंड व्हाट इज द स्ट्रेटजी इफ वी चूज दैट? देखिए, अगर एक्चुअल में मैं बताऊं तो मेरा जो ऑप्शनल रहा है वो अभी तक ज्योग्राफी रहा है। इफ अगर हाँ आप अकाउंट्स और वो लेते हैं अपना कॉमर्स में, आपने कोई भी ऑप्शनल आपने क्या बताया अभी? अकाउंट्स और कॉमर्स एंड कॉमर्स। अकाउंट्स ऑप्शनल विद बीकॉम ऑनर्स। देखो, मैं अगर जेन्युइनली बताऊं तो मेरा अभी शायद कोई एक फ्रेंड भी नहीं है जिसका कॉमर्स या अकाउंट कोई ऑप्शनल रहा हो, बीकॉम कर रहा हो या साथ में। बट हाँ, मैं सजेस्ट करूंगा कि देखो, आपने जिससे ग्रेजुएशन करा है ना, और अगर आप वही ऑप्शनल ले रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट तो कर ही देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। ठीक, तो मैं इसको ज्यादा क्लियरिटी के साथ तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा खुद का ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है आज तक। बट हाँ, इतना बता सकता हूँ कि बेनिफिट करता है इफ अगर आपका कोई भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है जो कि आपने ऑप्शनल लिया है, तो वो बेनिफिट करेगा आपको। थैंक यू सर। आलोक पटेल का डाउट है, हाउ वी हैव टू बैलेंस बिटवीन जीएस एंड सीसैट, लाइक सीसैट इज क्वालिफाइंग एंड जीएस इज फॉर मेरिट। सी सेट के लिए आपको पता है, अभी अगर आप 2022 2023 का अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो एक बहुत ज्यादा आप पीवाईक्यू देखेंगे, एक उसके अंदर क्वेश्चन था रेड लाइट, ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट करके था। उस क्वेश्चन के अंदर दोनों कंसेप्ट थे, मैथ्स और रीजनिंग दोनों कंसेप्ट। लेकिन 2023, अच्छा आवाज आ रही है मेरी? हेलो? ये सब बीटा यस ग्लिच। सर, आ रही अभी हेलो? आ रही आ रही। ओके ओके ओके। तो आपको क्या करना है, अभी थोड़ा सा सी सेट पे आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। ध्यान देके क्या चलना पड़ेगा कि आप सी सेट को लास्ट में बर्डन मत डालना अपने ऊपर। लास्ट में, कि कई बार क्या होता है कि हम लोग लास्ट में, मेरे कुछ फ्रेंड थे उन्होंने ये चीज कर दिया था लास्ट में कि हम लास्ट में कर लेंगे सी सेट, जबकि उनका हमेशा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड रहा था। तो लास्ट में करने के चक्कर में उनको होश पोश हो गया, वो सी सेट ही नहीं कर पाए और जीएस में ठीक ठाक नंबर आ गए उनके, 110 वगैरह के आसपास उनके नंबर आ गए थे, लेकिन सुसाइड ही नहीं कर पाए वो। तो उसके लिए आपको क्या करना है अभी से, इफ अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है। जैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, नंबर सिस्टम पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। परसेंटेज वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे आपने अगर परसेंटेज कर लिया तो परसेंटेज के साथ ही जो अदर चैप्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं। इफ अगर आपका परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है तो प्रॉफिट एंड लॉस जैसे चैप्टर इजीली हो जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे चैप्टर इजीली हो जाते हैं, टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर इजीली हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप मतलब डेली भी ना करके एटलीस्ट वीकेंड पे या एटलीस्ट एक 1 वीक के अंदर 2 बार या 2 दिन कम से कम एटलीस्ट आप सी सेट को टाइम दे सकते हैं। जस्ट लाइक कि आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एट लास्ट जब तक आप अपना अटेम्प्ट देंगे तो तब आपका सी सेट भी ठीक ठाक हो चुका होगा। ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट में जाके दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका बेस बन गया है, आपको पता चल गया है कि नंबर सिस्टम में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज में क्या आ रहे हैं, परसेंटेज को कैसे डील करना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कैसे डील करना है। तो अभी से आप थोड़ा सा ध्यान देके चल लीजिएगा। एटलीस्ट या तो आप सैटरडे संडे आप कर सकते हैं, या मतलब जो भी आपको लगता है कि आप वीक डेज में कर सकते हैं, जब भी आप अभी से धीरे धीरे उस पर आप ध्यान देके चल लीजिएगा।
अगला डाउट है अभिमन्यु का, सर हाउ टू प्रिपेयर एज अ फिलोसफी ऑप्शनल एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ डीयू फिलोसफी ऑनर्स। फिलोसफी ऑनर्स, देखिए मैं ऑप्शनल रख इसमें के। भी, हाँ फिलोसफी वाले में भी मैं सच आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सच, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बताया मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है, तो मेरे को ज्योग्राफी के बारे में काफी अच्छे से मैं आपको चीजें बता सकता हूँ। फिलोसफी ऑप्शनल का सच नहीं मैं इतना वो कर सकता, बट हाँ आप अगर साथ में आपको चल रहा है ग्रेजुएशन उसी से, तो वही एक सेम चीज की आपको बेनिफिट करता है एट लास्ट। और बाकी आप सिलेबस देख लीजिएगा फिलोसफी ऑप्शनल का क्या है, क्या वो आपके ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से या टॉपिक से मैच कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलोसफी ऑप्शनल का आई गेस इतना मैंने सुना है काफी कम्पिटिटिव होता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट शायद से वही होते हैं, जितना हाँ मुझे हाँ। सुना है। हम्म। बाकी और कोई डाउट? सर, इज एआई यूजफुल फॉर नोट्स एंड टेस्ट? रीत आहूजा। देखो ठीक है कि आप अपने टेस्ट वगैरह या नोट्स वगैरह के लिए आप इसको एक एज अ एआई को एज अ आप अपने हेल्पर यूज कर रहे हैं, बट जो चीज आप मेंस में जाके आप खुद से लिख के आएंगे, तो वहां पे कोई आप एआई का यूज नहीं करेंगे। वहां पे आपको खुद अपनी थिंकिंग का करना है। ठीक है, अगर आपके ग्रेजुएशन के साथ थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो तब आप इसका यूज कर सकते हैं, ऐसे इतना भी गलत नहीं है। बट हाँ, ध्यान रखना, ये जो एआई है ना, ये बहुत बार गलत चीजें भी प्रोवाइड कर देता है। मतलब डाटा कुछ गलत प्रोवाइड कर देता है, या एक स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बनाता है, तो क्रॉस चेक करते रहना। ठीक, करने को आप कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा इफ अगर आप खुद अपने हैंड रिटन नोट्स खुद से बना रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी ऐसे नो इशू। एक सप्तऋषि का डाउट है सर, आई डबल ए एस वर्सेज आई ए एस में क्या डिफरेंस है? IAAS ये 24 पोस्ट होती हैं, आपको अगर पता हो तो। यूपीएससी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ हमको पता होती है 3 से 4 पोस्ट, जो कि हमको क्या पता है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस। इसके अलावा कौन कौन सी और पोस्ट हो जाती हैं? आईआरटीएस की पोस्ट हो जाती है, आईडीएएस की पोस्ट हो जाती है, IAAS की पोस्ट हो जाती है, जो कि आपके ये अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड पोस्ट है ये। IDAS यानी कि डिफेंस के अकाउंट से रिलेटेड पोस्ट हो जाती है। इस तरीके से आपको डानिप्स की पोस्ट हो जाती है। डानिप्स जस्ट लाइक जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में पुलिस सर्विसेज होती हैं, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी दोनों में जो पुलिस रिक्रूट करी जाती है, जैसे ये एसीपी वगैरह होते हैं, तो वो यूपीएससी डानिप्स के थ्रू होते हैं। तो इस तरीके से 24 पोस्ट हैं। तो ये जो IAAS वाला वो अकाउंट्स वाली होती है। IPOS होती है जो कि पोस्टल सर्विसेज से रिलेटेड होती है। तो जिस हिसाब से आपकी रैंक आती रहती है, उस हिसाब से आपको ये पोस्ट मिलती रहती है। सर एक और कॉमन डाउट काफी दिख रहा है कि रेगुलर कॉलेज के साथ यूपीएससी करना बेटर है या डिस्टेंस के साथ? देखो, अगर मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने भी यूपीएससी जो था प्रिपरेशन वो कॉलेज के साथ स्टार्ट कर दी थी। बट इफ अगर आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं ना, तो यार देखो, आपको कॉलेज की चीजों को सीखना भी बहुत जरूरी है। मैं आपको रियलिटी से एक वो मतलब रियलिटी दिखाता हूँ चीजों की। हम अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। एक्सपेक्टेशन रखना ठीक बात है, लेकिन अप टू सर्टेन एक्सटेंट। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशन, हम क्या कर लेते हैं, अरे यार कॉलेज है, ठीक है पास हो जाएगा, उसके बाद आईएएस बन जाएंगे, आ जाएगा गाड़ी। मतलब हमने पूरे दिमाग में एक साइकिल सजेस्ट कर लिए पूरा एकदम अच्छी तरीके से। फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन, 2 इयर्स में हमारा ये सिलेबस कंप्लीट, थर्ड ईयर में एग्जाम, फोर्थ ईयर में पोस्टिंग, उसके बाद सीधा घूमेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको रियलिटी भी देखनी चाहिए। मान लेते हैं, मैं तो चाहता हूं कि जितने लोग आप यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं वो सब आईएएस बने। ये मेरी बेस्ट विशेष है कि आप लोग सारे आईएएस बने, कोई दिक्कत नहीं है, या जो भी आप पोस्ट लेना चाहते हैं वो पोस्ट लें। लेकिन रियलिटी इज डिफरेंट। अगर 2018 का मैं अगर डाटा बताऊं, तो 11 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, सिर्फ सेलेक्ट कितने होते, 758। सक्सेस रेशियो में 0.02% भी नहीं है अगर देखा जाए तो। हम सारी चीजें क्लियरिटी के साथ दिमाग में लेके बैठे हैं, लेकिन इफ बाई एनी चांस, मतलब बाई एनी चांस मान लेते हैं कि इफ अगर नहीं हो पाता है,
0.02% या 0.001% अगर नहीं हो पाता है, तब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो वही कि आप बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन इतनी अपने आप से रख ली थी, क्योंकि आपने रियलिटी देखी नहीं थी। ये अच्छी बात है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए नहीं हुआ, किसी का मतलब किसी भी एक का 3 या 4 अटेम्प्ट तक नहीं हुआ, मान लेते हैं ग्रेजुएशन में क्लासेस अच्छे से अटेंड नहीं करें, ग्रेजुएशन में जो चीज सीखनी चाहिए थी वो अच्छे से सीखी नहीं, यूपीएससी के चक्कर में 3-4 साल और ग्रेजुएशन के बाद के और निकाल दिए, अब लास्ट में एक ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं, तो अब करें तो करें क्या? ठीक। तो जो चीज अभी आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जितने भी आप हैं, उसको भी अच्छे से लेके चलना है, क्योंकि कॉलेज लाइफ दोबारा नहीं मिलती है। उसमें जो चीजें सीखने को मिलती हैं वो कभी आपके साथ दोबारा भी नहीं होंगे, बट आपको वो सारी चीजें क्या करनी चाहिए? मैनेज करनी चाहिए। मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि हाँ आप सुबह से ही पढ़ने बैठ जाओ, कॉलेज के बाद आओ तो पढ़ने बैठ जाओ, नहीं यार। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू में, या मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन भी हो गया, आपको डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट कर दिया, तो वहां पे आपको एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड, आपके वो रिजल्ट के टाइम पे आपको पता चलता है कि कितने लोग आईएएस बने हैं, रिजल्ट के बाद कितने लोग अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, किसी एक का नाम आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो जो काम करते हैं सिर्फ उन्हीं 1-2 का आप नाम बता सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे अभी तेलंगाना में एक आईएएस ऑफिसर थे, शायद आप लोगों को नाम पता हो कि नहीं पता हो, उन्होंने वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी तरीके से चीजों को करा था। ठीक। या अशोक खेमका जी। ठीक। तो इसलिए ये जो आपकी एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ टाइम काम आती हैं। आफ्टर बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर ये चीज आपको काम आती है। तो प्लीज, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में अच्छे से चीजों को सीखिए, वहां पर भी ध्यान दीजिए, और साथ में इतने मैच्योर आप हैं कि कितना टाइम आपको कहाँ देना है, कितना नहीं देना है। इफ अगर आपने आईएएस का सोचा है तो इतना तो है कि आप इतने मतलब चीजों को समझ रहे हैं कि कब क्या क्या करना है क्या नहीं। तो इसलिए ग्रेजुएशन के साथ साथ ग्रेजुएशन को ध्यान देते हुए यूपीएससी करना है। ठीक। ये नहीं कि ग्रेजुएशन को छोड़ ही दिया, पूरा उसको साइडलाइन कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक। एक ही बार ग्रेजुएशन होगा, बार बार नहीं होगा। बस मैनेजमेंट आपको करना है। ठीक। कि कब कैसे क्या करना है आपको, किस टाइम पे पढ़ना है, क्या चीज। ओके, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट अंकुश का डाउट है काफी बड़ा। सर अच्छा। प्लीज बताओ। सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएसई 2031। अभी मैं 11th ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूँ। अरे तो ये तो आप ही गाइड करो सर। यार आप बहुत लेट हो गए अभी यूपीएससी में आने के लिए। चलो ठीक है। ओके। देखो यार, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज आप अभी 11th क्लास में है ना, तो आप अच्छे से 11th क्लास को पढ़िए। उसमें चीजों पे आप अभी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा सा आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पे आप अपने फोकस कर लीजिए। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स, इन सब पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस होके चलेंगे, तो जिस टाइम पे आप फुल फ्लैश्ड यूपीएससी में आएंगे, तो तब आपको ये सब्जेक्ट दिक्कत नहीं करेंगे। तो अभी आप 11th 12th क्लास को अच्छे से करिए, ग्रेजुएशन में चीजों को और थोड़ा सा मतलब ध्यान से कर लेना। तो अभी तो आप प्लीज फोकस करिए अपनी 11th और 12th क्लास पे, और बस इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सारे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस होके चलिए। बस अभी सिर्फ इतना करना है। सर एक और डाउट है कि बिना कोचिंग के यूपीएससी करना पॉसिबल है या नहीं है? एग्जैक्टली बिना कोचिंग के तो मैं यही बोल रहा हूँ। देखो, ये डाउट मैं खुद भी लेने वाला था। कोचिंग, यार कोचिंग आपको कोई भी एक ऐसा श्योरिटी नहीं देता है कि वो आपका यूपीएससी क्लियर करा देगा। आजकल ऑनलाइन इतने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, तो क्यों ना आप उनका फायदा उठा पाओ। देखो, रिसोर्सेस अवेलेबल हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत भी है, क्योंकि आपको चूज करना है कि कौन सा रिसोर्स आपको यूज करना है। टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम पे आपको हर एक कोचिंग के लेक्चर्स मिल जाते हैं। ठीक। यूट्यूब पे आपको हर एक कोचिंग के लेक्चर मिल जाते हैं। ठीक। इफ अगर आपको जाके कोचिंग लेनी भी है, तो तब आप जाके कोचिंग ले भी सकते हैं, नो इशू।
बट मैं सजेस्ट करूंगा, इतनी सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं और कोचिंग वाले कुछ नहीं करते हैं। बस सिंपल आपको एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। कोचिंग में थोड़ा बहुत ये डिसिप्लिन आ जाता है कि आपकी क्लासेस रहती हैं कि अच्छा चलो ठीक है 9 AM to 11 AM हमारी क्लासेस हैं तो हम क्लासेस जाएंगे, लेकिन इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। आप क्लासेस बंक भी करते हैं, ये नहीं कि आप अगर ऑफलाइन जाके क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आप रेगुलरली अटेंड करेंगे, क्लासेस बंक भी होती हैं। तो ये चीज आपको अपने अंदर खुद से डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल है, आप वहां से भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफलाइन करनी ही नहीं है। इफ अगर आपको लगता है कि हाँ ऑफलाइन करना आपके लिए अच्छा हो सकता है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। बट इफ अगर अभी ये सारी चीजें अवेलेबल हैं तो आप ऑनलाइन से ही थोड़ा फायदा ले सकते हैं। ठीक, जब हमें हर एक चीज ऑनलाइन मिल रही है तो क्या दिक्कत है कि नहीं? सर एक मेरा पर्सनल लेवल पे डाउट है। हम्म। नारायण मूर्ति ने भी कहा था कि सिविल सर्वेंट्स को बिजनेस स्कूल से हायर करो, तो उस स्टेटमेंट पे आपका क्या टेक है? देखो, अगर उससे पहले एक और स्टेटमेंट देखा जाए तो संजीव सान्याल जी के द्वारा भी कहा गया था कि यूपीएससी इज वेस्टेज ऑफ टाइम, है कि नहीं? नारायण मूर्ति जी को तो, नारायण मूर्ति जी की शायद पीआर टीम काफी अच्छा वर्क करती है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि वो हर बार कुछ ना कुछ एक स्टेटमेंट के साथ आते रहते हैं। एग्री। 70 वीक में होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट हाँ, उस चीज को इतना ध्यान मत दो, आप अपना यूपीएससी पे करो, क्योंकि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप खुद सोचिए ना, यूपीएससी हर एक पर्सन को मौका देता है, चाहे वो किसी भी एक बैकग्राउंड से आता हो, चाहे वो एमबीबीएस बैकग्राउंड से आ रहा हो, बीटेक बैकग्राउंड से आ रहा हो, बिजनेस बैकग्राउंड से आ रहा हो, किसी भी बैकग्राउंड से। तो यूपीएससी तो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है। अब आप सीधा ये बोल दो कि हाँ यूपीएससी को बिजनेस स्कूल से उनको उठाना चाहिए आईएएस ऑफिसर, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि बिजनेस स्कूल वाले ही जो स्टूडेंट्स हैं वही सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइजेशन रखते हैं? अब मान लीजिए कि बिजनेस स्कूल वाले ठीक है एक चीज में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, अब कहीं पे क्या होता है कि साइबर क्राइम या साइबर वॉरफेयर जैसी चीजें आ जाती हैं, तो क्या वहां पे उनकी स्पेशलाइजेशन काम आएगी? इसीलिए तो सरकार लेटरल एंट्री का कंसेप्ट लेके आई ना। इफ अगर अभी आप देखेंगे ऑफिसर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को तो पॉलिसी मेकिंग में रिक्रूट भी नहीं करा जाता है अभी इतना। एक आरटीआई फाइल हुई थी द प्रिंट के द्वारा, तो उसमें बताया गया कि 236 ज्वाइंट सेक्रेटरीज में से सिर्फ और सिर्फ 86 ज्वाइंट सेक्रेटरीज आईएएस ऑफिसर हैं, बाकी उनके अलावा हर एक फील्ड के स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स हैं। पहले क्या होता था कि आईएएस ऑफिसर से उस लेवल पे पहुंचते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट को चाहिए स्पेशलाइजेशन, तो बिजनेस स्कूल से सारी स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। वो उनका बस सिर्फ पीआर टीम अच्छी काम करती है जो कि उनको बताता है। ये बोल रहे हैं आपको। चलिए, आई होप कि आपके मैक्सिमम डाउट मैं ले चुका हूँ। यस सर। और थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट करा मेरे को, और काफी अच्छा एक इंटरेक्टिव सेशन रहा आप लोगों के साथ। आई होप कि आप लोग सब लोग आईएएस ऑफिसर बने और हम फिर आप लोगों से एक सेशन करें उस टाइम। ओके, जी सर। तो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। ओके सर, वील एंड फ्रॉम आवर साइड आल्सो, सारे डाउट्स आई गेस खत्म हो चुके हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग एंड मेकिंग दिस सेशन रियली इंसाइटफुल फॉर ऑल ऑफ अस। एंड ट्विन ब्रोस को भी बहुत सारा थैंक यू ये सेशन ऑर्गेनाइज कराने के लिए और होस्ट कराने के लिए। अलंकृता और होस्ट जिसने स्टूडेंट्स सारे डाउट्स गैदर करे हैं उनको भी बहुत थैंक्स। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, काफी इंटरेक्टिव सेशन था जेन्युइनली। इतने डाउट्स मुझे लगा नहीं था होंगे, लेकिन कुछ डाउट्स काफी जेन्युइन थे, तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच सर। होप आप आगे भी सेशन में मिले हम।